In this video lecture, we are going to discuss about light. This video lecture is very helpful for CGPSC, ACF, Ranger, Indian Railways, NTPC, Group D, as well as for NEET, JEE, NDA, and Indian Air Force Group X and Group Y. Similarly, this is very helpful for all competitive examination. What is the light? Light is a form of energy. प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है. तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक अदिश राशि है. एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. दैट मींस एनर्जी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट द डायरेक्शन. ऊर्जा अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती. तो ऊर्जा का मात्रक क्या है? याद रखने वाली बात है, ऊर्जा का मात्रक जूल है. द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है. सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया है. पृथ्वी पर यदि सूर्य न हो तो क्या होगा? हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और जिसका उपभोग हम सभी प्राणी करते हैं. इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा आवश्यक है. प्रश्न पूछता है कि क्या पौधे केवल सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं? नहीं, पौधे रात में भी मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं. सनलाइट एंड मूनलाइट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल लाइट. प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेसिस, आर्टिफिशियल लाइट, विद्युत के प्रकाश में भी होती है. समुद्री शैवाल मूनलाइट में, चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं. देखते हैं प्रकाश किस दिशा में गति करता है. प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है. The light travels in a straight line. Why? Because the wavelength of light is very short. प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम होता है, इसीलिए वो फैल नहीं पाता, इसलिए वो बहुत एक सीधे रास्ते में, सीधी रेखा में गति करता है. Let's see about the wavelength of the light. The wavelength of light lies between 3900 angstrom to 7800 angstrom. प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच आता है. बात ध्यान देने वाली बात यह है कि 5500 एंगस्ट्रॉम, 5500 एंगस्ट्रॉम, ये तरंगदैर्घ्य हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा सुग्राह्य होता है, द मोस्ट सेंसिटिव. देखते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होगा. 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर. एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक है और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, द पैरेलैक्स सेकंड. दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है. रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है. देखते हैं कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है. प्रकाश के गुणों की व्याख्या करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रकाश के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, जिसमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं. कणिका सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन न्यूटन ने किया. The corpuscular theory was given by Newton, as well as the wave theory was given by Huygens. Huygens का तरंग सिद्धांत. Huygens ने बताया कि प्रकाश एक तरंग के रूप में गति करता है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव. जब प्रकाश के तरंग गति की दिशा माध्यम में कंपन करने वाले कणों के दिशा के लंबवत होती है, तब इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है. इसी प्रकार मैक्सवेल ने, आई रिपीट, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दिया. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्सवेल. प्लैंक थ्योरी वाज गिवन बाय आइंस्टीन. आइंस्टीन ने प्लैंक सिद्धांत दिया, फोटॉन सिद्धांत दिया. E is equal to mc square. E is equal to mc square, where E is equal to energy and c is velocity of light. देखते हैं प्रकाश का वेग क्या है. What is the velocity of light? प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी. I repeat, रोमर ने सबसे पहले बताया कि प्रकाश का वेग कितना है. प्रकाश का वेग निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है. I repeat, the velocity of light is 3 × 10⁸ meter per second in vacuum. So, what are the factors that affect
द वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? माध्यम का घनत्व या माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे जैसे माध्यम का घनत्व बढ़ता जाता है प्रकाश का वेग कम होते जाता है। यहां देख सकते हैं c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि माध्यम का अपवर्तनांक कम हो जाता है तो प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा, वहीं यदि अपवर्तनांक बढ़ जाएगा तो प्रकाश का वेग कम हो जाएगा। देखते हैं वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एयर 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, वाटर 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एंड फाइनली इन द ग्लास 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वो सभी प्रकाश जो हमें दिखाई देती है उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं, विजिबल लाइट। Visible light contains 7 colors and these colors are vibgyor। दृश्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है जिसे अंग्रेजी के विब्ग्योर से दर्शाया जाता है। Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red। These are 7 colors। कोई भी वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है? जब कोई प्रकाश की किरण, जब दृश्य प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है और वह रंगों को परावर्तित करता है तब वस्तुएं हमें दिखाई देती है। यदि कोई वस्तु दृश्य प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित कर देती है तब वह सफेद रंग की दिखाई देती है, श्वेत दिखाई देती है। वहीं यदि कोई वस्तु दृश्य प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तब वह वस्तु काली, ब्लैक दिखाई देती है। यदि इस मार्कर का कैप रेड कलर में दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि विजिबल लाइट के रेड कलर को यह मार्कर रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सारे कलर्स को इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। इसके बाद देखते हैं विजिबल लाइट के नीचे अल्ट्रावायलेट रेज, वायलेट के नीचे जस्ट बिलो अल्ट्रावायलेट रेज एंड अबव रेड इट इज इंफ्रारेड। देखते हैं इनका तरंगदैर्घ्य का परास क्या होता है, रेंज ऑफ वेवलेंथ। लेट्स सी यूवी रेज, पराबैंगनी किरणों का परास 100 to 400 नैनोमीटर, दृश्य प्रकाश 400 to 700 नैनोमीटर एंड इंफ्रारेड 700 to 10 to the power 6 नैनोमीटर। लास्ट टाइम एसीएफ का क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, उसमें माइक्रोमीटर के फॉर्म में पूछा गया था। देखते हैं पराबैंगनी किरणों की उपयोगिता क्या है और इसकी खोज किसने की थी। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी, वहीं पराबैंगनी किरणों का उपयोग कैंसर के रोगियों की सिकाई के लिए चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। कहीं कहीं पर बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी यूवी रेज बहुत ज्यादा उपयोगी है। पिछले बार का प्रश्न था सबसे हानिकारक यूवी रेज कौन सी है? UVA, UVB, UVC, these are the 3 categories of ultraviolet rays. The answer should be UVC। सबसे ज्यादा खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज UVC होती है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। नोट करने वाली बात यहां पर है 200 to 280 नैनोमीटर, इस परास में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है। आगे बढ़ते हैं विब्ग्योर, दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, इसकी खोज न्यूटन ने की थी, साथ ही साथ इंफ्रारेड और रक्त प्रकाश इसकी खोज हर्शेल ने की थी। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया दृश्य प्रकाश के कारण चीजें हमें दिखाई देती है और रक्त प्रकाश इंफ्रारेड इसका यूज क्या है? सबसे पहले कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ अवरक्त किरणें जब किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु पर आपतित होती हैं तब उस वस्तु को गर्म कर देती हैं। अब प्रश्न देखा जाए कि खतरे का सिग्नल लाल होता है क्यों? जैसा कि हम देख सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और हमने देखा कि प्रकाश का जो वेग है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब किसी प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तब वह अपने घटक 7 रंगों में विभक्त हो जाता है।
यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। प्रकाश को वास्तव में इस मार्ग पर जाना था, परंतु प्रकाश विचलित हो गया। इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एंड दिस डेविएशन वी कैन फाइंड del r and this is del v। यहां पर साफ तौर पे देखा जा सकता है विबग्योर, वॉयलेट और रेड, सबसे कम विचलन लाल रंग का हुआ है और सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का हुआ है। मतलब सबसे ज्यादा विचलन सबसे कम तरंग दैर्ध्य का और सबसे कम विचलन सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य का। तो यहां पर हमें एक नई चीज मिलती है कि तरंग दैर्ध्य और विचलन दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंग दैर्ध्य दैट इज wavelength is inversely proportional to deviation। प्रश्न पूछा जाता है कि खतरे का सिग्नल लाल होता है क्यों? यहां से हम देख सकते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए उसका विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग बहुत दूर से दिखाई देता है, इसीलिए खतरे का सिग्नल लाल रखा जाता है। साथ ही साथ प्रश्न पूछा जाता है कि आसमान का रंग कैसा है? What is the color of sky? Answer should be taken, the color of sky is blue। आकाश का रंग नीला है क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे कण प्रकाश की किरणों से टकराते हैं और प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो वायलेट, इंडिगो, इनका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, इसलिए इनका विचलन बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए हमें नीला प्रकाश सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देता है। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए हमारी आंखें सबसे ज्यादा सुग्राही होती हैं, अतः हमें नीला रंग दिखाई देता है। प्रकाश, आसमान का रंग नीला है। साथ ही साथ प्रश्न पूछा जाता है कि अंतरिक्ष का रंग क्या होता है, और प्रश्न पूछा जाता है कि अधिक ऊंचाई पर बैठे हुए वायुयान से व्यक्ति को आसमान कैसा दिखाई देगा? तो इसका आंसर है आसमान काला दिखाई देगा, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर या अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण वहां पर धूल के कण नहीं है, जिसमें से प्रकाश टकराकर फैल ही नहीं पाता। इसीलिए अंतरिक्ष का रंग काला या अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए वायुयान से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। प्रकाश के गुण, लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। बेसिकली देयर आर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड डिस्पर्शन ऑफ स्कैटरिंग। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण और वर्ण विक्षेपण। जिसमें से एसीएफ के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा ऊपर के 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें बहुत अच्छे से डील करना है और बेसिकली क्वेश्चन सारे एग्जाम में यहीं से आते हैं। देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, तब यह घटना परावर्तन कहलाती है। When any light ray strikes to a surface and bounces back, this phenomena is called reflection of light। So what is reflection of light? तब अपवर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, from one medium to another medium, it deviates from its original path, तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना अपवर्तन कहलाती है। यदि कोई प्रकाश इस दिशा में गति कर रही है और विचलन के पश्चात उसकी दिशा बदल जाती है, इसका मतलब अपने प्रारंभिक दिशा से विचलित हो गई, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, तब यह घटना अपवर्तन कहलाती है। विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश किरण किसी तीक्ष्ण धार वाली वस्तु से टकराती है, तब वह थोड़ी सी मुड़ जाती है और वस्तु की छाया के क्षेत्र में अतिक्रमण करती है। यह घटना विवर्तन कहलाती है। वर्ण विक्षेपण, जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है, तब वह अपने घटक रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण
डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाती है। वहीं जब प्रकाश धूल के कणों से टकराती है तब भी अपने घटक रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना स्कैटरिंग कहलाती है। इसे भी वर्ण विक्षेपण ही कहा जाता है। देखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन का पहला नियम कहता है आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर इक्वल। लेट्स सी। आपतित किरण I, अभिलंब mm और परावर्तित किरण R। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण थीटा I कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण परावर्तन कोण थीटा R कहलाता है। तो परावर्तन के पहले नियम से थीटा I विल बी इक्वल टू थीटा R। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बने हुए कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। परावर्तन का दूसरा नियम कहता है आपतित किरण I, परावर्तित किरण R और अभिलंब mm दोनों एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन से इसके पश्चात न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चन आते हैं। यहां पूछा जाएगा कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ऑप्शन परंपरागत रूप से सबसे पहला ऑप्शन 50 डिग्री होगा और हम लोग हड़बड़ी में 50 डिग्री ही आंसर टिक करके आएंगे। लेकिन आपतन कोण आपतित किरण I और अभिलंब MN के बीच बना हुआ कोण होता है। अभिलंब हमेशा 90 अंश के कोण पर होता है। इसका मतलब 90 - 50 दैट इज थीटा I इक्वल टू 40 डिग्री। इसीलिए थीटा I इक्वल टू 40 डिग्री, सो थीटा R इक्वल टू थीटा I दैट इज 40 डिग्री। इसीलिए परावर्तन कोण का मान 40 अंश 40 डिग्री होगा। यहीं पर एक प्रश्न और आता है, यदि कोई प्रकाश किरण लंबवत किसी चिकने सतह पर आपतित होती है तब परावर्तन कोण का मान क्या होगा। लेट्स सी। आपतित किरण I और MN दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं। इसका मतलब आपतन कोण का मान थीटा I इक्वल टू 0 डिग्री, 0 अंश। इसीलिए थीटा R इक्वल टू थीटा I इज इक्वल टू 0 डिग्री। तब परावर्तन कोण का मान भी 0 अंश ही होगा। दर्पण मिरर। व्हाट इज अ मिरर? दर्पण क्या होता है? जब किसी कांच की एक सतह को कलई कर दिया जाता है तब दूसरी सतह चमकदार हो जाती है। ये दर्पण कहलाती है। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। छत्तीसगढ़ SCERT बोर्ड के बुक के अकॉर्डिंग समतल दर्पण, प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, परवलयाकार पैराबोलिक मिरर। नाउ स्फेरिकल मिरर further can be divided into two, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। देखते हैं दर्पणों की पहचान किस तरीके से की जा सकती है। द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द मिरर्स आर फिजिकल, बाय टच। सबसे पहले दर्पणों को छूकर इनकी पहचान की जा सकती है। समतल दर्पण को छूने पर समतल सतह का एहसास होता है। वहीं उत्तल दर्पण को छूने पर उभरे हुए और अवतल दर्पण को छूने पर दबे हुए सतह का एहसास होता है। इसके लिए हम ऐसा कॉनकेव, केव का मतलब गुफा होता है और गुफा थोड़ी गहरी होती है। अगर कॉनकेव मिरर के बारे में बात करें तो केव थोड़ी गहरी होती है, इसका मतलब कॉनकेव मिरर थोड़ा गहरा होता है। इस ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इनके फोकल लेंथ और इनसे बनने वाले इमेज के नेचर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आल्सो इनफाइनाइट। वहीं पर उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव और वहीं कॉनकेव मिरर का
फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्यों होते हैं। Let's see what are the natures of the images formed in plane mirror, convex mirror and concave mirror. In case of plane mirror, the image formed is always virtual. Similarly, in case of convex mirror में भी बनने वाले इमेज वर्चुअल ही होते हैं। कॉन्केव मिरर में बनने वाले इमेज रियल एज वेल एज वर्चुअल दोनों होते हैं। Let's see the uses of plane mirror as well as spherical mirror. समतल दर्पण का उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं, साथ ही साथ कहीं कहीं पर परावर्तक सतह के रूप में भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बात करें उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे ज्यादा परावर्तक सतह के रूप में प्रकाश को फैलाने के लिए किया जाता है। दिस इज डाइवर्जिंग। इसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। उत्तल दर्पण का उपयोग अंधे मोड़ पर वाहनों को देखने के लिए भी किया जाता है, साथ ही साथ दुकानों में निगरानी करने के लिए भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग ईएनटी के डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है, डेंटिस्ट के द्वारा भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यह प्रश्न पीएससी के द्वारा पूछा गया था। इसके पश्चात गाड़ियों के हेडलैम्प में, सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एकत्रित करके फोकस पर ला देता है, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में प्रकाश को एकत्रित करने के लिए परावर्तक सतह के रूप में भी किया जाता है। समतल दर्पण से परावर्तन, समतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात बनने वाला प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु के बराबर और पार्श्व उत्क्रमण लिए हुए होता है। देखते हैं प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि परावर्तन के पश्चात ये किरणें फैल रही हैं। इसका मतलब इन किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होगा। देयर विल बी नो इंटरसेक्शन पॉइंट। किसी भी प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम दो प्रकाश किरणों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना होता है। इस केस में जब इन लाइट रेज को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं। इट सीम्स दैट दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। यहां पर देखा जाए few important facts about प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के कुछ प्रमुख तथ्य देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति दर्पण के सामने x दूरी पर खड़ा है तो व्यक्ति का प्रतिबिंब x दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा, x दूरी पर ही दर्पण के पीछे बनेगा। साथ ही साथ यदि व्यक्ति v वेग से दर्पण की ओर बढ़ता रहेगा तो उसका प्रतिबिंब उसके दो गुने मतलब 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। इसके बाद व्यक्ति को अपनी पूरी ऊंचाई देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, तभी व्यक्ति अपनी पूरी ऊंचाई दर्पण में देख सकता है। व्यक्ति और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 2 गुनी व्यक्ति और दर्पण के बीच की दूरी व्यक्ति के प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी के बराबर होगी। साथ ही साथ इसमें पार्श्व उत्क्रमण देखने को मिलता है। जैसे यदि आप अपने सीधे हाथ को हिलाएंगे तो आपका प्रतिबिंब आपके उल्टे हाथ को हिलाता हुआ प्रतीत होगा। इसके पश्चात यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री से घूम जाएगी। थीटा प्लस थीटा दैट इज
इस पश्चात प्रश्न आता है कि समतल दर्पण को किसी निश्चित कोण पर रखा जाए तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। देखते हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के आमने सामने अर्थात 0 डिग्री 0 अंश पर रखे जाएं तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। इस कंडीशन में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। वहीं प्रश्न पूछता है यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर रखे जाएं तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। इस कंडीशन में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 3 होगी। इसे इस फॉर्मूले 360/θ-1 से फाइंड आउट किया जा सकता है। यहां 90 डिग्री के केस में थीटा की वैल्यू 90 पुट करने पर 90 4 4 - 1 दैट इज 3 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे।